Hello, my name is Sunil Kumar. Let's start with 21st of February न्यूज़पेपर। ईरान यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको थोड़े सा जानेंगे, प्लस यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है टैरिफ्स को लेके, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। ईआई इम्पैक्ट समिट के कुछ अपडेट्स हैं, प्लस नक्सलिज्म, एफडीआई क्राइसिस। जो एफडीआई नेट एफडीआई इनफ्लो है इंडिया में वो नेगेटिव हो गया है पास्ट 4 मंथ से। ऑलराइट, इसको थोड़ा समझेंगे, प्लस कुछ अदर छोटी मोटी न्यूज़ हैं उनको देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो ट्रंप ने बोला है कि वो ईरान पर लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करेगा, और ईरान ने भी बोल दिया है कि अगर हमारे ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक की जाती है तो यूएसए के जितने भी बेसिस हैं दे विल बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स ऑफ ईरान। ईरान ने बोला है कि वो यूएसए के बेसिस पर अटैक करना स्टार्ट करेगा, और ईरान ने यह भी कहा है कि हमारी कंट्री पर जो अटैक है वो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 2 का वायलेशन होगा, जो प्रोहिबिट करता है कि हमको कोई मतलब किसी भी कंट्री को कोई थ्रेट करे, धमकी वगैरह दे, या उसके अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स करे उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है कि नहीं? अगर ऐसा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो बहुत रुक जाएगी इससे। ओके, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वैसा भी अभी देखने को मिल रहा है कि दिसंबर तक तो ऑयल के प्राइसेस ग्लोबल कम हुए हैं, बट जनवरी 2026 से ऑयल के प्राइसेस ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे फर्दर होता है तो ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है जो पर्शियन गल्फ से होकर निकलती है उसको चोक किया जा सकता है, जो जो स्ट्रेट है हॉर्मुज को, उसको चोक कर सकता है ईरान। ओके, तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस 6 महीने से हाई चल रहे हैं इसकी वजह से। प्लस अगर देखा जाए तो ईरान चोक कर सकता है गल्फ रीजन को, जो एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक चोक करके मैंने बताया था। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में भी थोड़ा सा इश्यू आ सकता है इसकी वजह से। ओके, तो जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ये भी मतलब इस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो इसकी वजह से भी इशू आ सकता है। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया 2 बिलियन बैरल ऑयल परचेज करता है हर साल। अगर $1 पर बैरल प्राइस अब जाता है तो इंडिया को $2 बिलियन का पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप अंदाज़ा लगा लो कि $10 पर बैरल प्राइस अप हो जाते हैं तो आप मान लीजिए $20 बिलियन का हम पे एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? और 40% जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही फ्लो होता है, तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है इससे। ओके, प्लस अब पर डे की अगर बात करें तो दुनिया की 20% ऑफ ग्लोबल डिमांड है जो एनर्जी की, एलएनजी की, गैस की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर डे पास होती है। पर डे की 20% है ये बेसिकली, 15 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल पास होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा इश्यू आ जाएगा। ओके, प्लस एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर ईरान अटैक करता है, ये चोक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो इससे तेहरान को ही नुकसान होगा, मतलब ईरान को ही नुकसान होगा। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो ईरान के अलाइज हैं जैसे चाइना, वो तेल पर बहुत डिपेंडेंट होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर उसका तेल की सप्लाई जाती है, तो चाइना गुस्सा हो जाएगा। प्लस ओमान पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक कोने पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओमान है। ओके, तो ओमान गुस्सा हो जाएगा, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट होगी टेरिटोरियल वाटर्स के थ्रू। प्लस जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है जो नेबरिंग कंट्रीज़ के थ्रू की जाती है, जैसे ईरान पे अटैक होता है तो उसकी हेल्प करने के लिए सऊदी अरेबिया, ओमान, इस तरह की कंट्रियां हेल्प करें, तो उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और इंटरनेशनल मिलिट्री रिटेलिएशन भी ईरान को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल ऑयल है अगर उसके प्राइस ऊपर जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइकिल इन्फ्लेशन की चला देती है। इन्फ्लेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ट्रंप के टैरिफ्स को। तो उसने बोला है कि देखो, जो रेसिप्रोकल टैरिफ थे जो इमरजेंसी पावर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने लगाया था, वो ट्रंप लगा नहीं सकता है, क्योंकि केवल और केवल कांग्रेस ही लगा सकती है। कांग्रेस मतलब जो यूएसए की पार्लियामेंट है, उसी को ये पावर है कि वो इस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा सके। ठीक है, ऐसे टैरिफ लगा लगा के इन्होंने $133 बिलियन कलेक्ट भी कर लिए। ओके, तो ट्रंप ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जिसमें देखो यहाँ पे तो लिखा है कि एडिशनल टैरिफ हैं, न्यू ड्यूटीज़ वुड बी ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग टैरिफ। ये मुझे लगता नहीं कि ऐसा है, ये सारे पहले टैरिफ्स को ख़त्म कर दिया गया है। ये ओवरऑल 10% यूनिफॉर्म टैरिफ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इंडिया इसमें बैठे बैठा ही जीत गया है, इंडिया ने कुछ किया नहीं, और इंडिया को एक तरह से मोदी तो एक तरह से हंसी रहा होगा इसको देख के। ठीक है, इंडिया इज ऑन, मतलब इंडिया की डील ऑन है। इसने इंडिया पे भी कुछ बोला है कि 10% तो हमने लगाई है, प्लस जो इंडिया के साथ डील है वो चेंज नहीं हुई है बिल्कुल भी, उसकी निगोशिएशंस चलती रहेंगी। ओके, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएसए का, सर्गियो गौर, उसने इंडिया को पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में ऐड कर लिया है। हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इसको, इसके लिए इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नेक्स्ट, ट्रेड डील का जो इंटरिम ऑर्डर साइन होना है, इंटरिम डील साइन होनी है, वो 2-4 हफ्ते उसमें लगेंगे। ओके, और इंडिया अभी ट्रंप को वेट एंड वॉच की पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि देखते हैं कि ट्रंप करता क्या है। इज़ लाइक अ मैड डॉग, ही कैन पार्क एट एनी टाइम, तो हम लोग बस देख रहे हैं। प्लस इसमें ये दे रखा है कि क्या कर सकता है यूएसए इसके अलावा।
अगर रिफंड करने की बात आती है तो क्या एक ऑप्शन है रिफंड का, तो रिफंड किया जा सकता है। इंडिया कंट्रीज़ को क्लेम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा रिफंड जाएगा ब्राज़ील को, सेकंड नंबर पे $500 बिलियन अराउंड इंडिया के लिए रिफंड आने वाला है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि ट्रंप कर क्या सकता है। देखो जैसे 10% टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने अभी, इन्हीं परसेंट को और बढ़ा सकता है, 15% 20% कर दे। ठीक है, एक तो ये कर सकता है। प्लस टैरिफ एक्ट 1930 का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि 50% तक के टैरिफ वो दूसरी कंट्रियों पे लगा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस का यूज़ करके। ओके, मतलब दूसरी कंट्रियों पे आरोप लगा के कि वो लोग डिस्क्रिमिनेटरी कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ये है, ये सेक्टोरल ऑप्शन है, बहुत ही छोटा ऑप्शन है पर ये सेक्टोरल है। इसमें सेक्शन मतलब ये ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 का सेक्शन 232 है, इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें ये अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू वेदर सर्टेन इम्पोर्ट्स आर डेट्रीमेंटल टू यूएस की नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे के भी ट्रंप वो लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है। तीसरा सेक्शन 301 है ट्रेड एक्ट 1974 का, तो ये प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है कि कोई भी कंट्री अगर अनफेयर और एक्सेसिव फॉरेन रेगुलेशन करके अमेरिका की ट्रेड को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो भी मतलब इस तरह का टैरिफ लगाए जा सकते हैं ट्रंप के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप के पास सारे दरवाजे बंद हो गए हों, ट्रंप के पास अभी भी ऑप्शंस हैं। बट देखते हैं कि कितनी जल्दी हड़बड़ी में या कितनी बुरी तरह से ये इसका यूटिलाइज़ करते हैं। इट इज़ द टाइम, ओनली टाइम विल टेल। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रीर, ये विजिट करेंगे इंडिया को, और बेसिकली वही ट्रेड डील से रिलेटेड बात होनी है, इसको देखा जाएगा। इसमें यह है कि हमारा स्टील प्रोडक्शन डबल होने वाला है, तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट भी डबल होने चाहिए। तो इसके लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रेडी है स्टील इंडस्ट्री में आने के लिए। तो जेमिसन ग्रीर आने वाले हैं अगले महीने। ओके, तो हमने बात की थी ना कि मार्च तक हमको अपनी ट्रेड डील फाइनल कर लेनी है, तो उसी पे बातचीत करने के लिए ये आने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पेरेंटल कंसेंट की बात चलेगी। गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है। देखो गुजरात की सरकार ने एक मूव चला है, उसने बोला है कि अगर लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो पेरेंटल कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये जाहिर सी बात है, गुजरात की गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है। अब ये कहाँ जाएगा, सीधी सीधी बात है, या तो हाई कोर्ट में जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस पर रूलिंग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट वगैरह दे रखे हैं। आर्टिकल 21 है, फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी, है ना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसके अगेंस्ट जाता है ये। ओके, इसमें फंडामेंटल राइट का इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का अधिकार है बिना एक्सटर्नल इंटरफियरेंस के। अगर माँ बाप की परमिशन लेनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है, तो ये तो इंटरफियरेंस हो गया ना। तो ये गुजरात के हाईकोर्ट में केस गया था कि 16 साल की लड़की थी, वो शादी करना चाहती थी, तो उसने मना कर दिया कि हाँ, मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना भी नहीं है। तो गुजरात के हाईकोर्ट ने उसको एक कस्टडी में डाल दिया है। बोले जब तक तुम 2 साल यहाँ रहो, जब तक तुम लड़का लड़की की 18 साल और 21 साल एज नहीं हो जाती, तब तक आप लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहोगे। इन द सेंस वो अपने माँ बाप को छोड़ के रहना, मतलब शादी करना चाहती है। बोले मुझे माँ बाप से कोई मतलब नहीं है और मैं इस बच्चे से शादी करना चाहती हूँ, लड़के से। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में भी लक्ष्मीबाई चंदारगी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में बोला था कि द कंसेंट ऑफ द फैमिली और कम्युनिटी और द क्लान इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अडल्ट मैरिज। अभी देखो ये अडल्ट नहीं है, ये 16 साल की लड़की है। यहीं पे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये अराइज होता है इसमें कि क्या पेरेंट का कंसेंट होना चाहिए या नहीं। देखो एक एज तक, 18 साल तक, जाहिर सी बात है कि बच्चों में समझ नहीं होती। उन्हें ये नहीं पता कि आज तुम लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, ओके, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, कमाने के लिए कुछ है नहीं, और आगे चल के तुम शादी कर लो, 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होने वाला है, इतनी समझ बच्चों में नहीं होती। तो मुझे लगता नहीं है कि पेरेंट का कंसेंट नहीं होना चाहिए। माइनर्स के केसेस में डेफिनेटली पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए। ओके, और इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए दोनों लड़का लड़की की। और ऐसा किया जा सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो अलाउड की गई हैं उसके अंतर्गत इनको रह के देख लें एक दूसरे के साथ वेदर कंपेटेबल हैं या नहीं है। ओके, तो इससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए यहाँ पे, है ना। वहाँ पे एज ऑफ कंसेंट कम है, जैसे जापान में पहले 13 साल हुआ करती थी, अब 15 या 16 साल करती है। कई यूरोप की कंट्रियाँ भी हैं जहाँ पे कंसेंट, जो सेक्सुअल कंसेंट की एज कम है। ओके, तो इस पर बड़ा इशू है। इसमें देखा जाना चाहिए कि शादी के लिए कंसेंट है क्या है। तो हमें अपनी सोसाइटी के हिसाब से काम लेना है, ना कि दूसरी उसके हिसाब से। ओके, तो जाहिर सी बात है कि इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा गुजरात गवर्नमेंट के इस डिसीजन को, क्योंकि ये आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में ये नंगे होकर प्रोटेस्ट किया। जाहिर सी बात है इनका जो इनिशियल प्लान क्या था, ये अम्ब्रेला छाता लेके प्रोटेस्ट करने वाले थे, नहीं समझे, लेकिन इन्होंने चूज़ किया है कि हम नंगे ही होकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये इनकी चॉइस है, इंडिविजुअल लिबर्टी। प्लस इंडिया ने जो बोर्ड ऑफ पीस इस्टेब्लिश किया है ट्रंप ने, उसमें हमने ऑब्जर्वर रखा, हमने इसको बाइकआउट नहीं किया। देखो ट्रंप को गुस्सा दिलाने का कोई मतलब नहीं है फालतू का। ट्रंप चाहता था हम ज्वाइन करें, बोले हम अभी नहीं ज्वाइन करें, हम केवल केवल ऑब्जर्वर रहेंगे। ओके, तो गाजा, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा जो था उसकी मीटिंग में हमने एज ए ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट कर लिया है।
विल सी व्हाट विल हैपन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो माओइस्ट आइडियोलॉजी को मैंने बताया था 31 मार्च 2026 तक एंड करने का ठेका लिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो उनको उनके सिंबल्स को भी खत्म करना जरूरी है, उनको स्प्रिट को ब्रेक करना जरूरी है। इस तरह के स्तंभ वगैरह कई जगह लगा रखे थे उन्होंने। तो ये थे ना वीडियोग्राफ्स, ये टॉलेस्ट माओइस्ट मेमोरियल बनाए जाते थे। एक तरह से ये इनको आइडियोलॉजिकल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ पे ये स्टेब्लिश किया जाता था कि बोले ये हमारा गढ़ है, ठीक है। तो इसको गिराया जा रहा है, इट्स अ वेरी गुड मूव, है ना। प्लस नेक्स्ट ये देख लेते हैं IAF, इंडियन एयरफोर्स का ये सारंग हेलीकॉप्टर है, इसको डिस्प्ले किया गया है जल महल जो कि जयपुर में है। ओके, तो यहाँ पे सारंग एंड सूर्यकिरण एयर शो चल रहे हैं। ये पूछे जा सकते हैं कि किस स्टेट में सारंग एंड सूर्यकिरण। देखो एक्सरसाइज सूर्यकिरण भी होती है, वो नेपाल के साथ होती है। तो ये कहाँ पे हो रहे हैं इस समय? जयपुर में हो रहे हैं। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये किसके किसके बीच में है? इंडिया नेपाल के बीच में होती है। राइट, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा इंडिया को ना वॉल्यूम सेट के फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में वैल्यू पर ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग 60% ऑफ द वर्ल्ड वाले ही मतलब एक तरह से जेनरिक ड्रग्स का बनाते हैं, बट इट्स नॉट सफिशियंट। वैल्यूज़ के केस में हम देखें तो बहुत कम है हमारा, मतलब पैसा हम लोग सस्ती दवाएं बना देते हैं लेकिन ज़्यादा बनाते हैं। ओके, महंगी बनाओ कम बनाओ तो फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है कि नहीं, जो कि रिच कंट्रीज़ करती हैं। हम लोग सस्ती क्यों बनाते हैं? देखो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम लोग गरीब भी बहुत हैं, ठीक है, और इसलिए हम सस्ती दवाएं बनाते हैं भाई, ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाते हैं। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि हमको क्वांटिटी पर फोकस करके क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, महंगी दवाएं बनानी चाहिए। ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम लोग एक्सपोर्ट के केसेस में ऐसा करते हैं, बट हमारा एक्सपोर्ट इस चीज़ का बहुत कम है। मतलब इंडिया ने बोला है कि हमको क्या नाम है इसको देखता हूँ, मतलब हमको हमारा टारगेट आई थिंक $350 बिलियन का टारगेट है इसको एक्सपोर्ट्स को करने का, है ना। इसमें कहीं पे लिखा है, डोंट रिमेंबर कहाँ पे है, तो इसमें ये लिखा हुआ है रीचिंग $350 बिलियन टारगेट इन फार्मा एक्सपोर्ट बाय 2047। तो अगर इतना एक्सपोर्ट अगर हम करना चाहते हैं तो हमें ये 5 अपॉर्चुनिटी के क्षेत्र इन पर ध्यान देना पड़ेगा। जेनरिक ड्रग्स, बायोलॉजिक्स, इनोवेशन, डोमेस्टिक मार्केट एंड माइक्रो स्ट्रक्चर एंड ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना पड़ेगा। और ये कुछ 5 चैलेंजेस भी हैं, इनसे हमें डील करना पड़ेगा। जैसे रिसर्च की सिस्टम को बढ़ाना है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को वो करना है, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी है, ट्रेड बैरियर्स को कम करना है। ओके, तो इंडिया फार्मा पॉलिसी पार्टनरशिप वर्जन 2.0 लॉन्च करने की ज़रूरत है एक तरह से। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 20% ऑफ चाइना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको जाने देते हैं। बट ये है कि हमारे ऊपर डिपेंडेंसी बहुत है चाइना के ऊपर, फार्मा सेक्टर को भी लेके APIs वगैरह हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं। और ये अच्छा आर्टिकल है एक सेंस से, क्योंकि हम वॉल्यूम तो हम बहुत ज़्यादा बना ही रहे हैं। ओके, हमको वैल्यू पे भी साथ के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स के टारगेट हैं वो भी मीट हो सके। और हम जो वर्ल्ड की फार्मेसी इन द सेंस हम गरीबों के लिए वैक्सीन ये सब बना रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको क्वालिटी ड्रग्स भी बनानी है अमीर लोगों की पॉकेट्स खाली करने के लिए। अमीर लोगों की, हम इंडिया के अमीर लोगों की नहीं बात कर रहे हैं, विदेशी अमीर लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम अपने जुडिशियल मेंबर्स देंगे और ये बंगाल का जो SIR हो रहा है उसमें हेल्प करेंगे। तो बेसिकली जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है EC एंड बंगाल की गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने बोला है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है अपने कुछ सर्विंग जजेस देगा, कुछ रिटायर्ड जजेस देगा EC को, ये अपना एक पैनल बनाएंगे और ये बैठा करेंगे और जितने लोगों के नाम उससे रिमूव किए गए हैं उनकी प्लीज़ को सुनेंगे। ओके, जिससे कि ऐसा हो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये दिखाने के लिए। कुरियन जोसेफ की रिपोर्ट है, ये देखो, ये कुरियन जोसेफ हैं, ये तमिलनाडु के जज थे हाई कोर्ट के। तो इसकी एक कमेटी सेट कर दी थी स्टालिन ने। स्टालिन ज़बरदस्ती ये दिखाना चाह रहे थे कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसको ख़त्म कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो जो इश्यूज़ आज़ादी के समय से थे वही इश्यूज़ को इन्होंने उजागर करके अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, तो फेडरलिज्म को ज़बरदस्ती इन्होंने खतरे में बता दिया है, ठीक है। तो हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई थी तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, और ओके रिकॉर्ड कर रहा है। तो गवर्नमेंट इन्होंने मैप किया है पैटर्न के, हाँ फेडरलिज्म वीक हो रहा है, और ज़बरदस्ती ये दिखाने की कोशिश भी करते हैं ऐसा कुछ है नहीं, जो इश्यूज़ पहले थे वही हैं। तो इट वॉज चेयर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट जज था ये, जस्टिस कुरियन जोसेफ। जाहिर सी बात है क्रिश्चियन है, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट MK स्टालिन वो भी क्रिश्चियन है, और ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट भी कर रहे हैं, हिंदुइज्म को ख़त्म करने का उन्होंने मलेरिया बोल के ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन सब की ये मिली जमात है पूरे लोगों की। तो देखो इन्होंने कंक्लूड भी कर दिया है कि हाँ सेंट्रलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बोले ये हेल्दी चीज़ नहीं है, अर्जेंट रेमेडियल मेजर्स लेने की बहुत ज़रूरत है। इंडियन फेडरलिज्म को नाउ इसने ये भी बोल दिया है कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है उनको रीसेट करने की ज़रूरत है, जैसे हमने 1991 में इकोनॉमिक रीसेट कर डाला था, आई समझे, उसी तरह से इंडियन फेडरलिज्म को पूरा रीसेट कर दो, स्टेट्स को अलग कर डालो, ये सब बड़ी बड़ी बातें दे हमारे ये लोग, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, रिपीटेड एंड डेलिबरेटली मूव करती, ऐसे मूव चलती है कि जिससे कि सेंट्रलाइजेशन का पावर हो जाए। इसमें कई सारे दिए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू इजीली, भाई ये तो पहले से भी था, आज से थोड़ी ना है।
मतलब फेडरलिज्म वीक तुम्हारा आज़ादी के समय से चल रहा था। मतलब स्टेट्स की कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, जम्मू कश्मीर को तोड़ डाला। अब एक तो कैसी बात कर रहे हो भाई, ये तो पहले से ही है सुप्रीम कोर्ट में, ये इस गवर्नमेंट ने कहाँ किया है कि फेडरलिज्म को भी कर दिया हो। दीज प्रोविजन जितने भी इन्होंने दिए ना, दे वर ऑलरेडी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ज़बरदस्ती इसको ठूंसा जा रहा है। आर्टिकल 356 जो स्टेट इमरजेंसी लगती है, उसका कांग्रेस ने पहले कितना यूज़ होता था, इस बार तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। मणिपुर के केस में यूज़ हुआ था, जो जबकि वहाँ पे वायलेंस हुआ था बस, अदरवाइज इसका आर्टिकल का यूज़ होना बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होने लगा है। तो फेडरलिज्म एक तरह से स्ट्रांग हुआ है। और इन्होंने क्या क्या बताया है, और वन नेशनल लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो NEP 2020 आई है उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ठीक है कि नहीं, तो 3 लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है, ये भी झूठ है। ओके, गवर्नर का रोल इंस्ट्रूमेंट हो गया है, तो गवर्नर का रोल तो पहले से भी था भाई, आज से नहीं है। ओके, और डीलिमिटेशन का इशू है, डीलिमिटेशन तो 4 बार पहले भी हो चुका है और अभी भी होना है, 2026 के लिए ड्यू है। ओके, प्लस यूनियन हैज़ ओवर पावर इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है स्टेट में हो गए और जनरल इलेक्शन हो गए, उनमें एक्स्ट्रा पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बोले भाई आज से थोड़ी हैं, पहले से हैं, ठीक है कि नहीं। और की सेक्टर्स जैसे एजुकेशन में भी इसको भी सेंट्रलाइज किया जा रहा है, GST रिजीम ला के टैक्स को सेंट्रलाइज कर दिया, फर्जी की बातें ले रखी हैं, मतलब लिटरली दिस आर्टिकल इज गार्बेज। और ये जो कमेटी है, मैं कहूँगा ये जो क्या नाम है इसका, ये जो जज थे जस्टिस कुरियन जोसेफ, इन्होंने बस अपना जो मैंडेट दिया था, जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, केवल केवल उसको फिट करने के लिए वही चीज़ें घिसी पिटी जो आज़ादी से चली आ रही हैं, जो अब हैं भी नहीं, उनको दे दिया। इस रिपोर्ट ने ये भी बोला है कि दिस रिपोर्ट मस्ट फॉर्म अ बेसिस फॉर न्यू नेशनल कन्वर्सेशन। कह रहा है कि पूरी देश में ऐसी डिबेट स्टार्ट हो जानी चाहिए इसी रिपोर्ट को आधार बना के, कि उखाड़ फेंको सरकार का, बेकार की बात है। प्लस जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, एक तरह से बोलेंगे, उसने संकल्प स्कीम में कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई हैं। बेसिकली ऐसा ये है कि कोई सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है ना, और जो पैसा वैसा ये लोग खर्च कर नहीं पा रहे हैं। इस स्कीम को लाया क्यों गया था, ये जो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग है ना, उसको देने के लिए था। इसकी फुल फॉर्म है संकल्प स्कीम की, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसको चला के रखी हुई है। कैग की रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किया, देखो, सिग्निफिकेंट डिलेज एंड शॉर्टफॉल इन बोथ फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस। पैसा भी नहीं दे रहे हैं जो लोग इंप्लीमेंट करने के लिए, प्लस लोगों को फिजिकली मूव करा के उनकी ट्रेनिंग भी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। 40% बजट ही केवल संकल्प स्कीम के लिए किया गया था 2017-18 से 23-24 तक। ओके, वीक अडेरेंस टू इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस को भी अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें बोली गई हैं। कोर जो सेक्टर्स की ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, थोड़ी थोड़ी 4% रही है जनवरी में। तो देखो ये मंथ एक ओवरऑल ईयर का अलग आता है, प्लस हर महीने में ऊपर नीचे ये होती रहती है। ये ग्रोथ डिपेंड करती है कि अगले मंथ में क्या इवेंट्स आने वाले हैं। अगर कोई फेस्टिवल बहुत अच्छा आने वाला होता है तो जाहिर सी बात है उससे 1 महीने पहले की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगी। ओके, क्योंकि अगले महीने में कंजम्पशन बढ़ेगा, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये बात बोली है। 5.1% रही जनवरी में, 4.7% दिसंबर में रही थी। ओके, प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें, कोयला और सीमेंट की मॉडरेट 3.1 एंड 10.7% रही। ये सारी बातें हैं। कोर आपको पता है, कोर सेक्टर 8 हैं, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, और क्या क्या आता है इसमें, और देख लेना। ओके, 8 हैं, मुझे आई नो बट आई डोंट रिमेंबर दैम, देख लेना। 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। ओके, भाषा मैटर्स इन इंडिया के मल्टीलिंगुअल मूवमेंट में, देखो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से अगर देखा जाए, इंडिया में 1300 मदर टंग है भाई, 1300 तो माताओं मतलब मदर टंग है, मातृभाषाएं हैं। 121 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, जिसमें जिन लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज कर रखा है। अब इस पे बात क्यों कर रहे हैं, देखो 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, इस बार की इसकी थीम थी यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। यूनेस्को एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है केवल और केवल इंडिया के लिए, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। ओके, इसका 7th एडिशन था। इसकी रिपोर्ट का टाइटल था भाषा मैटर्स, मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। एजुकेशन में भाषा बहुत मैटर करती है। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में ये नहीं पाया कि मल्टीलिंगुअलिटी एक हिंड्रेंस है एजुकेशन के लिए। इन्होंने ये पाया है कि जो इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इट इज़ नॉट अ बैरियर फॉर डेवलपमेंट, रादर देन इट इज़ अ पावरफुल ड्राइवर ऑफ इक्विटी, आइडेंटिटी एंड सोशल कोहेजन। तो ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा पाया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ये जो भाषा मैटर्स रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की है, तो यूनेस्को ने पब्लिश की है, आपको पता होना चाहिए। और जो बहुत सारी भाषाओं को ट्रांसलेशन करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, भाषिनी टूल है। ओके, आदिवानी, PM ई विद्या, AI फॉर भारत, कम्युनिटी डेवलप्ड, ये टूल्स वगैरह ये लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, टूल्स बहुत सारे। तो ये आपको थोड़ा बहुत इनके नाम पता होने चाहिए एटलीस्ट, ये याद रखना आप लोग। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब, आई थिंक जो मैं काफ़ी समय बाद पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो इस पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
ये थीम भी याद रखिएगा इसकी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पीएम नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं हमारे, मतलब इसराइल की सेकंड विजिट पे जा रहे हैं। कब होने वाली है? 25 फरवरी की। तो नेतन्याहू ने बोल दिया कि जाइगेंटिक पावर है इंडिया। पिछली बार जब गया था तो इंडिया को बोला था कि दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो एआई इम्पैक्ट समिट हुई है, तो $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, केवल कसम खाई है लोगों ने कि हम $250 बिलियन इंडिया को दे डालेंगे, नहीं समझे। और 70 से ज़्यादा देशों ने, देखो अपोजिशन हो गया और चाइना जैसे लोग हो गए, ये तो इंडिया की जो एआई इम्पैक्ट समिट हुई है इसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि असफल रही है, ख़राब हो गई है, चाइना का रोबोट, नंगे होके जाएंगे, ये सारी बातें। बट 70 कंट्रियों ने इस डिक्लेरेशन को साइन कर दिया है। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस जो यूएस ने इस्टेब्लिश किया है, उसकी जो कंट्रियां हैं, मोरक्को हो गए, पाकिस्तान हो गए, इस तरह की घटिया कंट्रियां नहीं हैं। ये जो 70 नेशन है, इसमें यूरोपियन नेशंस भी हैं, अफ्रीकन नेशंस भी हैं, ओके, एशियन नेशंस भी हैं। तो सारी कंट्रियां हैं, रिच नेशंस और डेवलप्ड एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। 70 नेशंस ने इसको बैक किया है। नेट एफडीआई की अगर बात कर लेते हैं, तो इंडिया की लगातार चौथे महीने में अगर आप बात करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो नेट एफडीआई कम हो रही है। इसको याद रखना, नेट एफडीआई कम हो रही है। अगर एफडीआई, ग्रॉस एफडीआई की बात करें, ग्रॉस एफडीआई इन मतलब इंडिया में कितनी आ रही है, ये बढ़ रही है, ये इसमें इंक्रीज हुआ है मंथली बेसिस पे अगर देखें। बट ग्रॉस एफडीआई आउट जो हुई है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो समझ रहे हो ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, नेट जो एफडीआई है वो नेगेटिव हो गई है। तो एफडीआई इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट इंडिया वाले जो बाहर कर रहे हैं वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। तो ये देखो कि 1.6 बिलियन लगभग दिसंबर 2025 में हम नेगेटिव में रहे थे। तो अगर देखो कि ग्रॉस इनफ्लोज ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टूड एट अ 5 मंथ हाई, 5 महीने में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे यहाँ दिसंबर 2025 में। तो मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन नेट में कम हो रहा है, क्योंकि हमारा इनवर्ड एफडीआई तो बढ़ रहा है। बट देखो इसमें भी बता देता हूँ, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया है, सिंगापुर, उसके बाद नीदरलैंड से, फिर उसके बाद मॉरिशस से, ठीक है कि नहीं। ये इनवर्ड के लिए। आउटवर्ड हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, इंडिया की कंपनी बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। ये कर रही हैं आपकी यूएस में, पहले सिंगापुर में जा रही हैं, फिर यूएस में जा रही हैं, यूएसए, नीदरलैंड एंड यूके, इन सारी कंट्रियों में हम लोग बाहर भी भेज रहे हैं पैसा। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बाहर निवेश ज़्यादा करना पसंद कर रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा समझिए। तो लोग कहीं कह रहे देखो इंडिया की सरकार कितना खराब कर रही है, एफडीआई नेट में हमारा नेगेटिव में जा रहा है 4 महीने से। तो एफडीआई नेट में नेगेटिव में जा रहा है, तो एफडीआई के जो हमारे यहाँ आना चाहिए उसमें कमी नहीं आई है। दैट हैज शोन अ रोबस्ट ग्रोथ। ओके, पिछले 5 महीने में हाईएस्ट रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। क्योंकि लोग बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं, तो आधा अधूरा सच वो लोग बोलते हैं उल्लू बनाने के लिए, ठीक है, और सरकार की बुराई करने के लिए बेसिकली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेम चीज़ है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, तो रेप को लेके डेफिनेशन को लेके एक अप्रूव हो गया। देखो छत्तीसगढ़ के एक हाई कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आदमी ने जो लड़की की वजाइना होती है उसके ऊपर अपना पीनस रख के केवल मतलब 10-15 मिनट रखे रहा और उसने मास्टरबेट कर लिया, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। रेप नहीं है, ये क्या है, अटेम्प्ट टू रेप है, ठीक है कि नहीं। ये है, तो रेप के केस की सज़ा नहीं दी उस आदमी को, अटेम्प्ट टू रेप की केस की सज़ा दे दी है। क्योंकि रेप की जो डेफिनेशन है भारतीय न्याय संहिता, इस समय देखो तो जो पेनिट्रेशन है, ये शब्द बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो वेजिना है उसमें पीनस पेनिट्रेट करना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि रेप हुआ है। तो इस तरह का हुआ है। पेनिट्रेशन नॉट एजैकुलेशन इज द सिने क्वा नॉन ऑफ रेप। पेनिट्रेशन होना चाहिए, केवल मतलब लड़की को लिटा के और उसको कपड़े फाड़ के और उसके ऊपर रख के आप मास्टरबेट कर दो और सीमन उसके ऊपर डाल दो, तो ये रेप नहीं माना जाएगा। इट विल बी एन अटेम्प्ट टू रेप। जब तक पेनिट्रेशन नहीं होता तब तक उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो रेप की सज़ा थोड़ी ज़्यादा होती है, अटेम्प्ट टू रेप की सज़ा थोड़ी सी कम होती है। तो इसमें देखो हम कोर्ट को दोषी नहीं ठहरा सकते, जो हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हम ये नहीं कह सकते ये गलत है या सही है। इसमें हमको जो लैंग्वेज है, उसके जो लूप होल्स हैं, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और 2013 तक तो बहुत ही नैरो डेफिनेशन ली थी। इट ओनली क्रिमिनलाइज ओनली पीनो वेजिनल पेनिट्रेशन, मतलब जो पीनस है वेजिना में पेनिट्रेशन हो जाएगा, उसी को क्रिमिनलाइज किया था, ठीक है कि नहीं। ओनली इफ आदमी का जो पीनस है फोर्सफुली एंटर करेगा वेजिना को, तभी वो रेप माना जाएगा, ऐसा माना गया था पहले, ठीक है कि नहीं। उसके बाद बहुत सारे डिसाइफरमेंट हुए हैं। 2004 की रूलिंग में भी यही माना गया था कि पेनिट्रेशन नॉट एजैकुलेशन सिने क्वा नॉन ऑफ रेप, ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें बेसिकली इसमें और भी टर्म्स हैं, जैसे पार्शियल पेनिट्रेशन हुआ, आधा ही घुसा के बाहर निकाल लिया, ये फर्जी की बातें हैं यार, ठीक है। कोई आदमी रेप करता है, चाहे वो अटेम्प्ट टू रेप हो, इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर रिमोर्स कितना है। रेप किया है तो सज़ा होनी चाहिए, अगर अटेम्प्ट टू रेप है तो भी उसको सज़ा होनी चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए, ओके। देखो ये भी है। अभी इसने क्या रूल दिया पता है, इसने रूल दिया है कि आदमी ने क्या किया, अपना प्राइवेट पार्ट लिया
और लड़की की वजाइना पे रख दिया और 10 मिनट तक रखे रहा, लेकिन उसको पेनिट्रेट नहीं किया। समझ रहे हो कि नहीं? इसके लिए इसको अटेम्प्ट टू रेप में माना जाएगा। अनड्रेस के मतलब कपड़े भी उतार दिए और रब भी कर दिया, मतलब अपना पीनस उसकी वजाइना पे रब भी किया है, तो इसको रेप नहीं माना जाएगा, इसको अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा। ये जस्ट मतलब कहाँ जा रहा है देश, किस तरह की डिबेट्स हो रही हैं, इट्स जस्ट नॉनसेंस भाई। ओके, इसको देख लेते हैं। प्लस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की पुलिस की झाड़ लगाई है कि तुम जो एफआईआर वगैरह लिख रहे हो बहुत ज़्यादा फिल्मी मत बनो, ठीक है कि नहीं। तो एक एफआईआर फाइल हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा वैसी लैंग्वेज यूज की गई है, फिल्मी लैंग्वेज। जैसे पुलिस ने वार्निंग दी, एफआईआर में लिखा है तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, आत्मसमर्पण कर दो। एक्यूज कह रहा है उजाला होने वाला है। एक्यूज का रिएक्शन था, ये पुलिस वाले हैं, इनको गोली मारो, बचकर नहीं जाने चाहिए। वैन पुलिस फायर्ड एट एन एक्यूज, कह रहा है हे गोली लग गई। मतलब ये कोई मूवी नहीं चल रही है। हाईकोर्ट ने यही बोला है कि तुम ऐसा है होश में आ जाओ, पिक्चर नहीं चल रही है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ओके, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट, ये जो एंड्रू है, ये प्रिंस है बेसिकली, ब्रिटिश आदमी ने जो किंग चार्ल्स का जो यंगर ब्रदर है एंड्रयू, इसको गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली वही चल रहा है, एप्स्टीन इश्यू चल रहा है, और बहुत बड़ा इश्यू है, इसमें देखना चाहिए। मैं डेडिकेटेड वीडियो लाना नहीं चाहता बिकॉज इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल इश्यू, और मेरे पास समय भी नहीं है बेसिकली, अगर वैसे देखा जाए तो। ये पीडीएफ मैं इस न्यूज़ टू नोट्स चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो इसको स्कैन कर लीजिए। ओके, और बारकोड को स्कैन करके जा सकते हैं। टेलीग्राम पे आप ये डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।